नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी अन्नदाताओं के आंदोलन की, पीएम मोदी के मन की बात की, बताएंगे राजस्थान निकाय चुनाव के क्या रहे नतीजे, जानेंगे कि 1 फरवरी से कौन से होने वाले हैं बदलाव, और बुलेटिन के आखिर में बात विनिवेश के लक्ष्य से दूर होती सरकार की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कुंवर मानवेंद्र सिंह बने यूपी विधान परिषद के प्रोटेम स्पीकर। सरकार के फैसले का सपा ने किया विरोध। विधान परिषद में सपा के पास है बहुमत, जिस कारण सभापति का चुनाव नहीं कराना चाहती सरकार। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की केंद्र सरकार से मांग, स्वास्थ्य बीमा योजना में हटाया जाए फिक्स प्रीमियम। योजना का 80% खर्चा उठाएगी राज्य सरकार। बच्चों के लिए अक्टूबर तक तैयार हो जाएगी वैक्सीन। 1 महीने के बच्चों को भी लगाई जा सकेगी ये वैक्सीन, सीरम इंस्टीट्यूट ने किया दावा। कल से शुरू होगी आम लोगों के लिए लोकल ट्रेन। नियम तोड़ने पर 200 रुपए दंड और 1 महीने की सजा। मध्य और पश्चिम सेंट्रल रेलवे चला रही अपनी क्षमता की 95% ट्रेनें। केंद्रीय कर्मचारी के लिए खुशखबरी, सरकारी कर्मचारियों की 32,000 तक बढ़ जाएगी सैलरी। जून 2021 तक केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के तौर पर मिल सकती है काफी मोटी रकम। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। 65 दिनों से अन्नदाता दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं, नए कृषि कानून के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। अन्नदाताओं का आंदोलन अब और तेज होता जा रहा है, जो सरकार की चिंता बढ़ा रहा है। सरकार ने बातचीत जारी रखने की बात कही है, लेकिन बातचीत कब से शुरू होगी इस पर संशय है। तो आज दिन भर कैसा रहा अन्नदाताओं का हाल, देखिए इस रिपोर्ट में। सरकार ने नए कृषि कानून क्या बनाए कि अन्नदाता सड़क पर उतरने को मजबूर हो गए। दिल्ली के सभी बॉर्डरों को घेर लिया गया। सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर तो 2 महीने से ज्यादा समय से धरना चल रहा है। अन्नदाताओं का कहना है कि जो कानून सरकार लेकर आई है उससे अन्नदाताओं को नहीं बल्कि सिर्फ अरबपतियों को ही मुनाफा है, जिस वजह से सरकार दबाव में नजर आ रही है। हाँ, दिल्ली में हुए हंगामे के बाद सरकार को थोड़ा सुकून मिला था, लेकिन अब अन्नदाताओं ने भी कड़ा रुख अपना लिया है। इसी बीच सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने अन्नदाताओं के साथ बातचीत जारी रखने की बात कही। अन्नदाताओं ने भी साफ कर दिया कि बातचीत के दरवाजे उनकी ओर से भी बंद नहीं है और वो भी बातचीत के लिए तैयार हैं और कृषि बिल के समाधान का रास्ता बातचीत से ही निकलेगा। लाल किले की घटना पर अन्नदाताओं ने खेद जताया है। स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव ने कहा कि ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान अन्नदाताओं ने ही किया था, इसीलिए रैली में जो हुआ उसके लिए कहीं न कहीं हमें भी जिम्मेदारी लेनी होगी। दूसरी ओर राकेश टिकैत ने कहा कि तिरंगे का सम्मान पूरा देश करता है, अन्नदाताओं के लिए तिरंगे से बढ़कर कुछ नहीं है। जिसने भी इसके अपमान की कोशिश की है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम देश के प्रधानमंत्री और संसद दोनों का सम्मान करते हैं और हम ये नहीं चाहते कि इनमें से किसी का अपमान हो, लेकिन अन्नदाता भी सम्मान चाहता है। हम दबाव में या डर कर बातचीत नहीं करेंगे। हम सरकार के साथ बराबरी की बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन सरकार कंडीशन रखकर बात न करे। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के बाद से अन्नदाताओं का शोर जो कम हो रहा था वो अब बढ़ता जा रहा है और बॉर्डर पर अन्नदाताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सरकार अब क्या कदम उठाती है ये देखना दिलचस्प होगा। कृषि कानून पर पेच फंस गया है। अन्नदाताओं के आंदोलन का समर्थन जितनी तेजी से बढ़ रहा है उतनी तेजी से सरकार पर दबाव भी बढ़ रहा है। इसे लेकर आज पीएम मोदी ने भी मन की बात में चिंता जताई। तो आखिर क्या कहा पीएम मोदी ने अपने मन की बात में, देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में हुए हंगामे के बाद अन्नदाताओं का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है और 1 फरवरी को बजट पेश होना है। इसी बीच आज पीएम मोदी ने मन की बात का कार्यक्रम किया। पीएम ने मन की बात का कार्यक्रम का संबोधन करते हुए कहा कि राष्ट्रपति जी की ओर से संसद के संयुक्त सत्र को संबोधन के बाद बजट सत्र भी शुरू हो गया है। इन सभी के बीच एक और कार्य हुआ जिसका हम सभी को बहुत इंतजार रहता है। ये है पद्म पुरस्कारों की घोषणा। इस साल भी पुरस्कार पाने वालों में वे लोग शामिल हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में बेहतरीन काम किया है। इसके साथ ही 26 जनवरी को दिल्ली में हुए हंगामे का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इन सब के बीच दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान देख देश बहुत दुखी भी हुआ है। वहीं देश में टीकाकरण की शुरुआत भी हो चुकी है, जिसकी चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई एक उदाहरण बन
बनी है, वैसे ही अब हमारा टीकाकरण कार्यक्रम भी दुनिया में एक मिसाल बन रहा है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोग्राम चला रहा है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल के बारे में कहा कि पिछले दिनों झांसी में 1 महीने तक चलने वाला स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल शुरू हुआ। हर किसी को आश्चर्य होता है स्ट्रॉबेरी और बुंदेलखंड, लेकिन यही सच्चाई है। नई तकनीकी की मदद से ऐसे ही प्रयास देश के अन्य हिस्सों में भी हो रहे हैं। जो स्ट्रॉबेरी कभी पहाड़ों की पहचान थी, वो अब कच्छ की रेतीली जमीन पर भी होने लगी है। अन्नदाताओं की आय बढ़ रही है। हालांकि इस पूरे कार्यक्रम में पीएम मोदी ने अन्नदाताओं के आंदोलन का जरा भी जिक्र नहीं किया। पीएम ने अन्नदाताओं के मन की बात तो आज भी नहीं की, क्योंकि सरकार आज भी कृषि कानूनों का पक्ष ले रही है। लेकिन राजस्थान की जनता के मन में क्या है, ये आज जरूर सामने आ गया। राजस्थान में आज 90 नगरीय निकायों के लिए मतगणना कराई गई और एक बार फिर राजस्थान की जनता ने कांग्रेस के पक्ष में ही अपना फैसला सुनाया है। तो किस दल को मिली कितनी सीटें, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। राजस्थान के 90 निकायों में 28 जनवरी को वोटिंग हुई थी। इन 90 निकायों में से 1 नगर निगम, 9 नगर परिषद और 80 नगर पालिकाएं शामिल थी और आज इन सभी सीटों के लिए मतगणना की गई। शाम तक सीटों के परिणाम भी घोषित कर दिए गए हैं। अधिकांश नगर पालिका में कांग्रेस को बढ़त मिली है, लेकिन एकमात्र नगर निगम अजमेर बीजेपी के हिस्से में गया है। अजमेर की 80 सीटों में से बीजेपी को 48 और कांग्रेस को 18 सीटों पर जीत मिली है। 9 नगर परिषदों में से बीजेपी के हिस्से में 4 और कांग्रेस के हिस्से में 3 जाते हुए दिख रहे हैं, जबकि 2 नगर परिषदों में सत्ता की चाबी निर्दलीय उम्मीदवारों के हाथों में है। 80 नगर पालिकाओं में से अधिकांश पर कांग्रेस को बढ़त मिली है और करीब 45 से अधिक नगर पालिकाओं पर कांग्रेस का कब्जा होना तय माना जा रहा है। 3035 वार्डों में से 3034 वार्डों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 1197 सीटें कांग्रेस को मिली हैं, जबकि बीजेपी के हिस्से 1140 वार्ड आए हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों को भी 629 वार्डों में जीत मिली है। हनुमानगढ़ निकाय चुनाव के नतीजे भाजपा के लिए निराशाजनक रहे। भाजपा को 5 पालिकाओं में से किसी में भी बहुमत हासिल नहीं हुआ। यदि हम पिछले चुनावों की बात करें तो अधिकांश निकायों पर बीजेपी का कब्जा था, लेकिन चुनावों से पहले बीजेपी की गुटबाजी खुलकर सामने आ गई थी। एक ओर राज्य में सतीश पूनिया के समर्थकों का गुट था, तो दूसरी ओर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया के समर्थकों का। और इसी का असर ये हुआ कि जिन निकायों में बीजेपी का कब्जा था, वहां उसे बड़ी हार चुनाव परिणामों में मिली है। बीजेपी कोशिश तो बहुत कर रही है कि राजस्थान में बदलाव हो, लोग गहलोत सरकार के खिलाफ वोट दें, लेकिन बीजेपी की कोशिश सफल नहीं हो रही है। बीजेपी राजस्थान में भले ही बदलाव नहीं कर पा रही हो, लेकिन कल यानी 1 फरवरी से देश में बहुत कुछ बदलने वाला है। कल ही संसद में वित्त मंत्री बजट भी पेश करेंगी, तो आखिर किन नियमों में हो सकते हैं बदलाव, देखिए इस रिपोर्ट में। कल केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, लेकिन नए बजट के साथ ही कई नियमों में बदलाव भी होने वाले हैं, जिसका सीधा असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। कल से सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होगा। हालांकि बीते साल दिसंबर में 2 बार रसोई गैस की कीमतें बढ़ चुकी हैं। इस साल जनवरी में कंपनियों ने दाम नहीं बढ़ाए थे। अब फरवरी में तेल कंपनियां सिलेंडर के दाम बढ़ा सकती है। इसके साथ ही पंजाब नेशनल बैंक एटीएम से पैसे निकालने के नियमों में भी बदलाव करने जा रहा है। दरअसल पीएनबी ग्राहक गैर ईएमवी एटीएम मशीनों से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। वहीं राशन कार्ड धारकों सहित अन्नपूर्णा और अंत्योदय कार्ड धारकों को हर महीने मिलने वाला राशन अब बायोमेट्रिक पद्धति की जगह मोबाइल ओटीपी और आइरिस ऑथेंटिकेशन की सहायता से मिलेगा। 1 फरवरी से सुप्रीम कोर्ट फ्रैंकलिन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड की 6 बंद स्कीमों में फंड्स की वितरण की प्रक्रिया तय करेगा। बात अगर स्पाइस जेट की करें तो इसमें भी 1 फरवरी से कई बदलाव आने वाले हैं। दरअसल स्पाइस जेट ने 20 नई फ्लाइट्स की घोषणा की है। कंपनी ने जयपुर को देहरादून, अमृतसर, उदयपुर और दिल्ली सहित कई शहरों से जोड़ने वाली 16 नई फ्लाइट्स शुरू करने की घोषणा की। एयरलाइन जयपुर से गोवा वाया सूरत भी फ्लाइट शुरू करेगी। इसके साथ ही सिक्किम के पाक्योंग को दिल्ली से जोड़ने के बाद कंपनी अब सरकार की उड़ान योजना के तहत पाक्योंग को कोलकाता से भी जोड़ेगी। दिल्ली और देहरादून के बीच अपनी दूसरी फ्रीक्वेंसी भी शुरू करेगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य मुसीबत के चलते लगाए गए कई पाबंदी पर भी छूट मिल जाएगी। बता दें कि कई राज्यों में स्कूल खोल दिए जाएंगे। वहीं लंबे समय से बंद पड़े सिनेमा घर भी 1 फरवरी से 100% क्षमता के साथ खुलेंगे।
1 फरवरी से सरकार बजट के साथ ही कई नियमों में बदलाव करने जा रही है, तो वहीं कर्नाटक में भी बदलाव होने के कयास लगाए जा रहे हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं कि कभी भी सीएम येदियुरप्पा को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। वहीं कयासों के बीच अब बीजेपी के वरिष्ठ विधायक बासनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने ऐसा बयान दे दिया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि अब सीएम की कुर्सी पर येदियुरप्पा ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे। कर्नाटक में जब से कैबिनेट का विस्तार हुआ है तब से बगावत का दौर जारी है। मंत्री पद की चाह पूरी न होने पर पार्टी के दिग्गज नेताओं ने भी मोर्चा खोल रखा है। नाराजगी का ये दौर सबसे ज्यादा सीएम येदियुरप्पा के लिए परेशानी का सबब बन गया है, क्योंकि जैसे जैसे नेताओं का आक्रोश बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे सीएम येदियुरप्पा की कुर्सी हिलती जा रही है। और अब तो बीजेपी के वरिष्ठ विधायक बासनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने एक बार फिर कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन के कयास को हवा दे दी है। उन्होंने कहा है कि 13 अप्रैल को उगादी के बाद नया मुख्यमंत्री पदभार संभालेगा। उगादी के दिन राज्य में नया साल मनाया जाता है। इतना ही नहीं, पिछले कुछ समय से मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की खुले तौर पर आलोचना करने वाले बीजापुर शहर के विधायक ने यह भी संकेत दिया है कि नए मुख्यमंत्री राज्य के उत्तरी भाग से होंगे। यत्नाल ने कहा है कि मुझे यहां हाथ फैलाकर मंत्री पद नहीं मांगना पड़ेगा। हमारा अपना मुख्यमंत्री आएगा जो उन्हें मंत्री का पद दे सकता है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब पूर्व केंद्रीय मंत्री ने आवाज उठाई हो। दरअसल पिछले कुछ समय से वो येदियुरप्पा और उनकी कार्यशैली के खिलाफ बार बार बोल रहे हैं। उन्होंने अक्टूबर में कहा था कि येदियुरप्पा लंबे समय तक मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और आला कमान ने यह तय किया है कि उनका उत्तराधिकारी उत्तर कर्नाटक क्षेत्र से होगा। बीजेपी के बागी नेता की ये भविष्यवाणी सीएम येदियुरप्पा के माथे पर शिकन को और बढ़ा रही है। पहले ही वो करीब 15 विधायकों की बगावत से परेशान हैं और ऐसे में अगर बागियों की आवाज और बुलंद होती गई तो बीजेपी की सरकार गिरने और येदियुरप्पा की कुर्सी हिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। कर्नाटक में येदियुरप्पा जब से सीएम बने हैं तब से वो लगातार अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश में ही जुटे हुए हैं। येदियुरप्पा मौके की तलाश में है जिससे वो अपने विरोधियों को अपने पाले में ला सकें। वैसे मौका केंद्र को भी मिला है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल अखबारों के लिए नियम बनाने का, क्योंकि हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर जिस तरह की फिल्में और वेब सीरीज रिलीज की गई थी उसे लेकर देश के अंदर एक वर्ग में गुस्सा देखा जा रहा है। तो सरकार की ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर क्या है तैयारी, देखिए ये रिपोर्ट। देश में स्वास्थ्य मुसीबत ने जब से दस्तक दी है तब से अधिकांश फिल्में सिनेमा हॉल की जगह ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हुई। कई वेब सीरीज भी इस दौरान बनी और उन्हें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज किया गया। हाल ही में वेब सीरीज तांडव के खिलाफ देश के कई राज्यों में एफआईआर की गई। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी कहा था कि तांडव को लेकर शिकायतें मिली हैं। तब उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार को ओटीटी पर जो भी सीरीज या फिल्में रिलीज होती हैं उसके लिए कानून बनाना चाहिए ताकि ऐसी घटना फिर न हो। जिसके बाद अब केंद्र सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर जल्दी गाइडलाइंस जारी करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ओटीटी पर चलने वाले कुछ सीरियल के बारे में बहुत शिकायतें आई हैं और उसका संज्ञान लिया गया है। ओटीटी की फिल्मों, कार्यक्रमों और डिजिटल अखबारों पर प्रेस काउंसिल, केबल टेलीविजन सेंसर बोर्ड का कानून लागू नहीं होता। इनके संचालन के लिए जल्दी ही सुचारू व्यवस्था की घोषणा की जाएगी। प्रकाश जावड़ेकर ने यह भी कहा कि 1 फरवरी से देश भर में सिनेमाघरों को कोविड-19 के सुरक्षा नियमों का पालन करने के साथ 100% दर्शक क्षमता के साथ परिचालन की अनुमति दी जाएगी। मंत्री ने मानक संचालन प्रक्रियाओं को जारी करते हुए कहा कि टिकटों की डिजिटल बुकिंग और अलग-अलग समय पर शो को बढ़ावा दिया जाएगा। और बुलेटिन के आखिर में बात निवेश के लक्ष्य से दूर होती सरकार की। 1 फरवरी को पेश होने वाले मोदी सरकार के बजट पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा, इसका तो सभी को इंतजार है, लेकिन विनिवेश को लेकर बाजार की खासी नजर बनी रहेगी, क्योंकि अब की बार केंद्र सरकार तय विनिवेश के लक्ष्य से काफी दूर है। ऐसे में वो सरकारी कंपनियों को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। यहाँ तक कि निजीकरण की रफ्तार और तेज हो सकती है। मोदी सरकार ने कहा था रोजगार बढ़ाएंगे, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लेकर आएंगे, विनिवेश के लक्ष्य को पार कर नया इतिहास बनाएंगे। लेकिन इस साल गिरावट का ऐसा इतिहास बना कि रोजगार से लेकर विनिवेश के लक्ष्य के पार जाना तो दूर, मोदी सरकार तो रेस में काफी पिछड़ गई। इससे मोदी सरकार का खजाना भी खाली हो गया है। यही वजह है कि कई सरकारी कंपनियों को अपने निशाने पर ले सकती है। दरअसल सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष में विनिवेश के जरिए 2.10 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। अभी तक के विनिवेश के आंकड़ों पर गौर करें तो चालू वित्त वर्ष में विनिवेश का आंकड़ा करीब 30 से 40 हजार करोड़ रुपए तक ही पहुंच सकता है, जो कि पिछले 5 साल में सबसे कम होगा। इसीलिए सरकार की नजर निजी कंपनियों की हिस्सेदारी को बेचकर पैसा जुटाने में लगी है।
कहा जा रहा है कि 1.20 लाख करोड़ रुपए सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने से मिलेंगे। मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक विनिवेश के जरिए सरकार को केवल 17,958 करोड़ रुपए हासिल हुए हैं, जो कि विनिवेश के लक्ष्य का महज 8.5% है। इसके अलावा सरकार ने विदेश संचार निगम लिमिटेड में अपनी बाकी बची 26.12% की हिस्सेदारी टाटा कम्युनिकेशन को बेच दी है, जिससे सरकार को इसी वित्त वर्ष में 8,000 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। वहीं अगले वित्त वर्ष में बीपीसीएल की रणनीतिक बिक्री से लेकर एलआईसी के आईपीओ लॉन्च होने के पूरे आसार हैं। इसके अलावा कुछ अन्य प्राइवेटाइजेशन डील्स भी वित्त वर्ष 2022 तक पूरा होने का अनुमान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2021 में विनिवेश को लेकर कई बड़े ऐलान कर सकती है। यानी साफ है कि अपना खजाना भरने के लिए मोदी सरकार सरकारी कंपनियों का बंटाधार करने वाली है। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।